अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, खारजी महाज पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बार बार भारत के लिए कभी मुज़ाकरात की दावत के ज़रिए और कभी करतारपुर डिप्लोमेसी के ज़रिए चैलेंजिंग सिचुएशन कंडीशंस ऐसी पैदा कर रही है, जबकि अब की बार पाकिस्तान की जानिब से बरतानिया की हाउस ऑफ कॉमन्स में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद होने जा रहा है, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा तशवीश का बायस बना हुआ है। वो कभी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को बुलाकर एहतजाज करते हैं, कभी बरतानवी हुकूमत से एहतजाज करते हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं, आप हमारे दोस्त मुल्क हैं, हमें उम्मीद है कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे और आप हमारे एहतजाज को संजीदगी से लेंगे। और लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले भी जो पाकिस्तानी क़यादत है वो भारतीय हुर्रियत कश्मीरी हुर्रियत जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें करती रही है, फ़ोन कॉल्स पे भी बात होती रही है। लेकिन इस बार क्या जो भारत में अप्रैल में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या उसका प्रोपेगेंडा है ये सारा? जिस तरह 2014 के इलेक्शंस में भारत ने पाकिस्तानी मुखालिफ जो जज्बात थे वो उभार कर पाकिस्तानी मुखालिफ वोट लिया था और जो मोदी सरकार है वो इक़्तिदार में आई थी, क्या अब की बार भी इलेक्शन से पहले सिर्फ एक ये प्रोपेगेंडा है? इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि चेयरमैन नैब जो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को किसी सियासी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, सियासी दबाव से पाक होकर आप काम करें। हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये बारहा और खुले अल्फाज में कह चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी ताउन नहीं कर रही है। निजी महफिलों में बहुत से वज़रा ये कहते हैं कि उनका जो 100 रोज़ा एजेंडा था उसके नामुकम्मल होने की एक बहुत बड़ी वजह ब्यूरोक्रेसी का ताउन ना करना है। तो क्या वजह है कि चेयरमैन नैब को एक बार फिर से ये बात करना पड़ी कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये सियासी दबाव से में काम ना करें, सियासी दबाव में आकर? तो इसका क्या ये मतलब लिया जाए कि सियासी मुदाखलत हो रही है, जो सियासतदान हैं वो ब्यूरोक्रेसी पर दबाव डाल रहे हैं काम करवाने के लिए? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ जो मेहमान हैं ज़फ़र लाली साहब हैं कराची स्टूडियो, साबिर शाकिर हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मीर वाइज उमर फ़ारूक हुर्रियत रहनुमा ये हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर फैसल भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे और साबिक ब्यूरोक्रेट तस्नीम नूरानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर फैसल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जैसे मैंने अभी अपने इंट्रो में भी कहा कि वज़ीर ख़ारजा की कश्मीरी रहनुमा को टेलीफोन कॉल कोई नई बात नहीं है। माजी में भी जो पाकिस्तानी क़यादत है ये कश्मीरी रहनुमाओं से बात करती रही है, राब्ते होते रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन से पहले भारत का एक प्रोपेगेंडा है? जी थैंक यू वेरी मच। ये हमने पहले भी जिक्र किया, मोदी हुकूमत जो है जी वो एक घबराहट का शिकार है और उनकी पॉलिसी में कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसकी रिफ्लेक्शन अभी आप देख रहे हैं। ये राब्ते जो हुर्रियत के साथ थे ये एट सर्टेन टाइम्स तो इंडियन गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किए, खुद करवाए। जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मुशर्रफ साहब भी गए, उसके अलावा भी जो विजिट्स हुए जाते रहे, फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट करते रहे, फॉरेन सेक्रेटरीज इंडिया जाते रहे, तो उनकी मुलाकातें हुर्रियत रहनुमाओं से होती रही हैं, बल्कि हमेशा होती रही। बिल्कुल। तो ये तो कोई नई बात है नहीं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जम्मू और कश्मीर के मसले में 3 स्टेक होल्डर हैं, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है और सबसे ज़्यादा कश्मीरी हैं, जिनका फैसला होना है। तो उनसे बात होगी तभी फैसला होगा। ये घबराहट का शिकार और लैक ऑफ क्लैरिटी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सितंबर में चिट्ठी भेजी थी मोदी साहब को, उसमें बड़ी वजाहत से लिखा गया था कि पाकिस्तान बातचीत करने को तैयार है हर मौजू पे। ज़ाहिर है बुनियादी तो जम्मू और कश्मीर का मसला है, इसके अलावा भी तमाम मौजूआत पे, सार्क भी जिसमें शामिल था, जिस पे एक दिन वो हाँ कर गए, अगले दिन वो उससे पीछे हट गए। तो उन पास लैक ऑफ क्लैरिटी है। वो कहते हैं उनके इलेक्शन हैं, हम उन्हें यही कहते हैं कि आप अपने इलेक्शन अपने मुल्क के अंदर लड़ें, उसमें हमें ना घसीटें। ये हमारी पोजीशन है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, भारत ने बरतानवी हुकूमत से भी एहतजाज किया और कहा कि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा दोस्त मुल्क है, हमें उम्मीद है कि दिल्ली के खदशात को जो बरतानिया है वो समझेगा, इस हवाले से मुनासिब कार्रवाई करेगा। आपको लगता है कि जो बरतानिया है वो इस सारे मामले में न्यूट्रल रहेगा? यकीनन जी, बरतानिया ह्यूमन राइट्स
को अपहोल्ड करता है। इस वक्त जो ग्रेव और ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, जो हिंदुस्तान की काबिज फौजें मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कर रही हैं, वो एक लम्हा ज़िक्रियां हैं सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। और जम्मू और कश्मीर तो वैसे ही पार्टीशन का एक अनफिनिश्ड एजेंडा है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पे भी है और उसकी करारदादें हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। इशू सिर्फ इतना ही है कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिसका पाकिस्तान एक तवातर से जिक्र करता रहता था, पिछले साल जून में हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट इसमें आई बड़ी तफसीली, और उसके बाद यूके के पार्लियामेंट की रिपोर्ट आई APPKG की, और अभी 19 फरवरी को ब्रसेल्स में एक पब्लिक हेयरिंग यूरोपियन पार्लियामेंट कर रही है। एक तवातर से ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये इश्यूज उठाए जा रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, पैलेट गन्स का इस्तेमाल, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, ब्लैक लॉज जो लगाए गए हैं, ये एक जुल्म है जो रवा रखा जा रहा है। उसको डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत आई है, उनकी हुकूमत के आने के बाद से जो मसला कश्मीर है, इस पर एक ख़ास फोकस है, ख़ास तवज्जो दी जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये मसला उठाया गया, अब बरतानिया में एक कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद किया जा रहा है। यकीनन पाकिस्तान कोशिशें तो कर रहा है, लेकिन भारत को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए भी मुस्तकबिल में कोई मज़ीद इक़दाम करेगा पाकिस्तान? ज़ाहिर है किसी भी मसले का हल टेबल टॉक्स ही होते हैं, मेज़ पर ही मसले सारे हल होते हैं। बड़ी सी बड़ी जंगें भी जो है वो टेबल टॉक्स पर ही आकर सब मसले हल होते हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इन फ्यूचर इस पर सोचेगा मज़ीद? पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान रिलक्टेंट है। ये अब हिंदुस्तान को फैसला करना है कि वो इस पे आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं। हमारी पोजीशन तो बड़ी कंसिस्टेंट है, पहले भी यही थी कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और बातचीत के मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे। आज भी यही है, चाहे वो कश्मीर का मसला है, सियाचिन का है, सर क्रीक का है, इंडस वाटर्स का है, तमाम मामला जो हैं हमने इस पे कहा कि हम बातचीत के ये फैसला हिंदुस्तान को करना है कि वो आगे कैसे चलना चाहते हैं, कि उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी जो है उसको किसी तरह ओवरकम करके। एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है कि जितना बड़ा मुल्क है और उनकी सारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है। लेकिन डॉक्टर साहब, भारत तो हमेशा से कहता आ रहा है कि मुज़ाकरात करें, लेकिन उस एजेंडे में कश्मीर शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे मुज़ाकरात कश्मीर के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकते। तो ये तो एक डेडलॉक ऐसा है जो बज़ाहिर लगता है कि शायद कभी खत्म नहीं हो सकता। ये फैसला उनको करना है। वैसे ऐसा नहीं है कि कश्मीर शामिल नहीं होना चाहिए। लाहौर के बाद जो मामलात हुए, लाहौर डिक्लेरेशन जो बस यात्रा थी उसमें कश्मीर यकीनन शामिल था। वाजपेयी साहब जब 2004 में आए, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन हुआ, अगेन कश्मीर, जम्मू और कश्मीर शामिल था। और अभी भी 2015 जो आखिरी अटेम्प्ट थी, हमारे फॉरेन ऑफिस में सुषमा स्वराज जी आई थी, कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग पे एग्रीमेंट हुआ और उसमें जम्मू और कश्मीर शामिल था। हमारे उनसे आज तक कभी हमारी उनसे ऐसी बातचीत नहीं हुई इसमें जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं। ये आप ठीक कह रही हैं कि उसके मसले का हल हम उसमें तलाश नहीं कर सके। उसके लिए बड़ी कोशिश, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम अपनी जगह पर खड़े हैं, कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। एक बात बड़ी अहम है कि हम जो बात कर रहे हैं वो तो कहने की हद तक है। ये सारी बात कश्मीरी अपने खून से लिख रहे हैं, जिसको हम ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, और हम उनके साथ खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल साहब। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। कश्मीरियों पर भारतीयों के जो जुल्म है ये किसी से ढके छुपे नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब जो
लंदन में कश्मीर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस पर जो भारत का एहतजाज है, आपको क्या वजह समझ में आती है कि भारत इसलिए पाकिस्तान से भी एहतजाज कर रहा है, बरतानवी हुकूमत से भी एहतजाज कर रहा है कि उसका जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने ना आए, या वो समझ रहा है कि जो उनके यहाँ इलेक्शंस होने जा रहे हैं अप्रैल में, उसके हवाले से खास प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के इस हवाले से मुखालफत करना? जी देखें, पहली बात तो ये कि आप देखिए कि जो प्रेशर्स हैं ना हिंदुस्तान के ऊपर, उनको अगर आप लिस्ट बनाएं तो एक तो जो तहरीक वहाँ पे चल रही है उसका प्रेशर तो हमें मालूम ही है। उसके अलावा उनकी अपनी सिविल सोसाइटी से जो आवाज़ें उठ रही हैं कि कश्मीर के सिलसिले में बात की जाए, वो प्रेशर भी आपके सामने है। जो उन्होंने इस बयानिए के ऊपर इंतखाबात करने जा रहे हैं, उसमें पहले जो 4-5 प्रोविंसेस में इंतखाबात हुए, वहाँ जो उनका अशर हुआ वो आपके सामने है। ह्यूमन राइट्स कमेटी की रिपोर्ट आ गई। UN जनरल असम्बली की जो प्रेसिडेंट हैं वो जब पाकिस्तान में आए, उन्होंने अपने हर टॉक में कश्मीर का जिक्र किया। UN के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि जी जब भी दोनों मुल्क कहेंगे हम इसमें टॉक करेंगे। उसके अलावा आपने भी ये बात कर ली कि UK में वो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, यूरोपियन यूनियन में एक बात उठने वाली है। तो ये सारे प्रेशर्स उनके ऊपर मौजूद हैं। और उसके अलावा वो जो हम बात कर रहे थे कि क्या कोई इम्कान है बात का, ये नहीं, तो आप ये देखिए कि इस दुनिया में हमारे सामने कितनी बातें हुई हैं जिनका कोई इम्कान नहीं था। रूस टूट गया, उसका कोई इम्कान नहीं था। बर्नल वॉल गिर गई, उसका कोई इम्कान नहीं था। और अभी अफगानिस्तान से कभी किसी का कोई सोच सकता था कि अफगान मुजाहिदीन के साथ बात करेंगे, अमरीकी वो बात हो रही है। तो बात यह कि प्रेशर चल रहा है। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ हिलाली साहब से कि हमें तो अपने कश्मीरी भाइयों की मुकम्मल सपोर्ट और हर तरीके से करनी चाहिए। बिल्कुल सही। और ख़ासकर जब हमें मालूम हो गया कि हिंदुस्तान हमारे अंदर, हमारे मशरक़ से, हमारे मगरब से हमारे ऊपर हमलावर है, तो मैं तो हमेशा कहा करता हूँ कि हमें कम से कम जवाबी कार्रवाई करने का हक तो पूरा पूरा हासिल है। दूसरा, जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो किस तरीके से अपने कश्मीरी भाइयों की मदद करे। पाकिस्तानियों पर हो सकती है अगर बीजेपी इक़्तिदार में है उसके बावजूद भी। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ इसलिए कि ये जिन प्रेशर का मैंने जिक्र किया और थोड़ा सा जो बढ़ाने की बात की है हिलाली साहब ने भी और मैंने भी कुछ और शोबों में, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद ये ज़रूर बात करेंगे। जो लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं, अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हैं, एक वक्त तो ज़्यादा लग सकता है कि आप उनको दबा सकें, हमेशा के लिए ये मुमकिन नहीं है। और अब जो मैं देख रहा हूँ तहरीक जिस लेवल पे पहुंची हुई है और जिस तरीके से दुनिया की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल हुई है, थोड़ा सा इस दीवार को और धक्का देने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल और सपोर्ट देने की ज़रूरत है आज़ाद कश्मीर से और पाकिस्तान की तरफ से अपने कश्मीरी भाइयों के लिए। साबिर, ये कितनी बड़ी कामयाबी है खारजी महाज पर पाकिस्तान की हाउस ऑफ कॉमन्स में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद? जी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जल्द आती हूँ, मैं जरा साबिर से पूछ लूँ। जल्द मैं आती हूँ आपकी तरफ। जी साबिर। जी जी, ये काफ़ी अरसे से जो मसला कश्मीर है वो एक सर्द खाने में था और इस पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो अहम तरीन फरीक है वो पिछले गवर्नमेंट में बदकिस्मती से वो किसी भी फोरम पे मसला कश्मीर को नहीं उठाया गया, बल्कि इसके बावजूद कि नवाज शरीफ साहब की नरेंद्र मोदी साहब से एक ज़ाती ताल्लुक़ था, ज़ाती दोस्ती थी और अदरवाइज़ भी इंडिया के साथ अच्छे मरासम थे नवाज शरीफ साहब के ज़ाती, लेकिन उन्होंने इन ताल्लुकात को कभी भी पाकिस्तान के लिए और कश्मीरियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इससे किनारा कशी इख्तियार किए रखी, जिसकी वजह से आम तासुर यही था कि शायद अब पाकिस्तान मसला कश्मीर को कभी उजागर ना करेगा और इस तरीके से मुतहरिक नहीं हो सकेगा। इसी तरह हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे पिछले 10-15 साल से, लेकिन उन्होंने भी, कश्मीर कमेटी भी हमें गैर फाल नज़र आई। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है और उसकी एक वजह यह भी है कि मकबूजा कश्मीर में ख़ुद कश्मीरियों ने एक जिद्दोजहद शुरू की है। उसमें कोई एक्सटर्नल एलिमेंट शामिल नहीं है, कोई बैरूनी इमदाद शामिल नहीं, बल्कि वहाँ के नौजवानों ने ये एक मूवमेंट शुरू की है। और इंडिया जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा खाइफ भी है, परेशान भी है। इसलिए बाकी दुनिया में भी ये चीज़ें जो हैं वो उजागर होना शुरू हुई, इंसानी हकूक़ की तंजीमों का ज़मीर भी जागा और शायद यही वजह है फिर इधर पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हुई और एक मुतहर्रिक खारजा पॉलिसी का आगाज़ हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर प्रेशर बरकरार रखा जाएगा तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी। और ये पहली दफ़ा है कि वाशिंगटन से भी कश्मीरी रहनुमा जो हैं
जो कि वाशिंगटन में बैठ के अपना काम कर रहे हैं, यूरोप में बैठ के काम कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन में मुतहर्रिक हैं, वो भी पाकिस्तान आए पिछले दिनों और यहाँ पे इस्लामाबाद में उनकी यहाँ मुलाकातें हुई। और उसके बाद क्योंकि काफ़ी अरसे से वाशिंगटन में भी इस सिलसिले में काफ़ी एक्टिविटी को बैन किया हुआ था, खास तौर पे डॉक्टर गुलाम नबी फारूक साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया मीर भाई साहब। इससे पहले हम जानते हैं कि नवंबर में बरतानिया में ऑल पार्लिमानी पार्टीज ने मसला कश्मीर के ऊपर एक रिपोर्ट भी पेश की थी, जिसमें जो भारत का जुल्म है कश्मीरियों पर उसको बेनकाब किया गया। अब जो हाउस ऑफ कॉमन्स में एक कश्मीर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, पाकिस्तान की बड़ी कोशिशें हैं इसमें, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान का, हमारी हमेशा से पाकिस्तानियों की एक आवाज़ रही है कि इंशाल्लाह जो कश्मीरियों की जद्दोजहद है ये ज़रूर रंग लाएगी, आज़ादी मिलेगी आप लोगों को। क्या कहेंगे पाकिस्तान के इस किरदार पर? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जब से अब नई हुकूमत का क़याम अमल में आया है पाकिस्तान में, तो तब से कश्मीर के हवाले से एक नई हरकत और हरारत देखने को मिल रही है। और हम तवक्को रखते हैं कि ख़ासकर इंसानी हकूक़ के हवाले से जो यूनाइटेड नेशंस ने कुछ माह पहले अपनी रिपोर्ट दी है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने, जिसमें उन्होंने कश्मीर के हालात का तफसीली जायज़ा लिया है और कुछ रिकमेंडेशंस भी उन्हें दी हैं, सिफारिशात दी हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, काले कवानीन के हवाले से, ब्लैक लॉज के हवाले से। तो हम ये चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो दुनिया के कैपिटल्स में और ख़ास कर UN में, जनीवा में इन इशूज़ को उठाए और इस बात को यकीनी बनाए कि कम से कम आलमी बरादरी जो है वो इंसानी हकूक़ के मसले पर कोई स्टैंड ले और भारत पे दबाव डाले कि वो यहाँ पे आलमी सतह पर आप लोग अपने तय इसको कैसे उजागर कर रहे हैं इस मसले को, या करना चाहते हैं कि जो भारत जुल्म कर रहा है कश्मीरियों पर? देखिए, आलमी सतह पे तो चूंकि कश्मीरी डायस्पोरा और पाकिस्तानी डायस्पोरा तो काम कर ही रहा है, लेकिन कश्मीर से आवाज़ें नहीं जा पा रही हैं क्योंकि हमारी जो नकल हमल है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है, हमारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए हैं, हमारे पासपोर्ट ले लिए गए हैं। तो में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें नहीं शरीक हो सकते, उसमें नहीं हो पाएंगे। लेकिन हम तवक्को रखते हैं कि इन इश्यूज को उठाया जाएगा कि एक तरफ भारत जमहूरियत की बात करता है, जमहूरी कदरों की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर में जो जमहूरी कदरें पामाल की जा रही हैं, उस हवाले से ज़रूरी है कि अब ये जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स, इनमें इनको बरकरार रखने की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगा कि लंदन के बाद वाशिंगटन और बाकी जो कैपिटल्स हैं उन पर भी फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि इस हवाले से जो है वो हालात आलमी बरादरी तक पहुँचाए जा सके। मीर भाई साहब, जो 3 और 4 फरवरी को नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं कश्मीर का, आप क्या समझते हैं क्या मकसद हो सकता है इस दौरे का? देखिए, चूंकि आप जानते हैं कि अब तो हिंदुस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार बड़ी कोशिश कर रही है कि फिर से वो री-इलेक्ट हों। कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने पॉलिसी इख्तियार की हुई है पिछले 5 साल से, वो तो बिल्कुल एक फौजी पॉलिसी है, ताकत और तशद्दुद के बल पे वो यहाँ पे लोगों को जेर करना चाहते हैं। इन्होंने कॉर्डन और सर्च ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं पिछले 2 साल से। सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी नौजवानों को मारा जा रहा है, पुष्प दीवार किया जा रहा है। तो इस पूरी सूरत हाल में भारत की ये कोशिश है कि कश्मीर के हवाले से वो एक टफ स्टैंड जो उन्होंने लिया है उसको वो इलेक्शन में कैश करे और एंटी पाकिस्तान और एंटी कश्मीर जो उन्होंने एक नैरेटिव बनाया है हिंदुस्तान में, उसका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि अंदरूनी सतह पर भी इसके बावजूद कि बहुत ज़्यादा इन्होंने एक जुल्म ज़्यादती का यहाँ बाजार गर्म कर रखा है। तो 3 और 4 फरवरी को मुकम्मल वादी में हड़ताल होगी? जी बिल्कुल हड़ताल होगी, और यहाँ की जो क़यादत है, मुश्तरका क़यादत जो है, गिलानी साहब हैं, यासीन साहब हैं, हम सारे हैं, तो हमने मुश्तरका तौर ये कहा है कि भाई उस दिन एक मुकम्मल एहतजाज होगा और हम दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाएंगे कि नरेंद्र मोदी साहब यहाँ बिल्कुल वेलकम नहीं है। उन्होंने जो यहाँ जुल्म ज़्यादती किया है उसको जो है वो एक्सपोज करने की ज़रूरत है। तो कश्मीर के लोग बहरहाल उस दिन हड़ताल तो करेंगे ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कोशिश भारत कर रहा है कि इकोनॉमिक पैकेजेस के ज़रिए और बाकी इंसेंटिव्स के ज़रिए असल मसले से तवज्जो हटाने की, तो वो अब कोई तैयार नहीं है। कश्मीर के लोग और कश्मीर की जमातें भी ये महसूस करती हैं, बल्कि हिंदुस्तान नवाज जमातें जो हैं
वो भी इस बात को महसूस कर रही हैं कि कश्मीर में आज सूरत हाल है कि कश्मीर के लोग और जवान जो हैं वो इस मसले का हल चाहते हैं, न कोई इक्तिसादी पैकेज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इंशाल्लाह आप लोगों की कोशिशें जो हैं एक दिन ज़रूर रंग लाएंगी। बहुत शुक्रिया मीर वाइज उमर फारूक साथ है। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। साबिक ब्यूरोक्रेट तस्नीम नूरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया तस्नीम साहब। ये तो हम सब जानते हैं तस्नीम साहब के प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में एक बात कही थी कि ब्यूरोक्रेसी उनकी हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही है। हमें बहुत से वज़रा का जो रवैया है वो भी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बड़ा अजीब नज़र आया। ज़रा मैं आप अपने नाजरीन को वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का एक छोटा सा शॉर्ट सुनवा दूँ और फिर उस पर आकर बात करते हैं कि क्या यही वजह है कि ब्यूरोक्रेसी बड़ी शदीद तशवीश वाकई उनमें पाई जाती है। ज़रा उमर ज़रा प्ले कीजिए। मसला ये है कि किस तरह से आईजी ये कर सकते हैं कि वो फेडरल मिनिस्टर जो है उसका फोन अटेंड ना करें और वापस फोन करने की जहमत ना करें। अगर सिर्फ जो है वो हमने ब्यूरोक्रेट्स के जरिए ही हुकूमत चलानी है तो फिर इलेक्शन नहीं करवाते। अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो आईजी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता और लेजिटिमेट शिकायत के ऊपर, तो फिर प्राइम मिनिस्टर फिर इलेक्शन कराने का क्या फायदा है? फिर हम अपने 4 ब्यूरोक्रेट्स ऊपर लगा देते हैं, 4 ब्यूरोक्रेट्स नीचे लगा देते हैं, उन्हीं से जरिए हुकूमत चला। तस्नीम साहब आप बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि अगर वुज़रा का ये रवैया होगा ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कि आप ऐसे कैसे हो सकता है एक फ़ोन कॉल ना उठाएं आप, अगर कोई वज़ीर आपको फ़ोन करे और एक फ़ोन कॉल ना उठाने पे अगर किसी अफसर को हटा दिया जाए, तो आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी आज़ादी के साथ आसानी के साथ काम कर सकती है? देखिए, ये इन्होंने जो बयान दिया है वो वैसे तो बड़ा दिल को लगने वाला है कि जी जो इलेक्ट होके आया उसको सारी पावर्स होनी चाहिए, मगर ये कॉन्ट्रडिक्शन है अपने ही लीडर के जो बयानात हैं कि इमरान खान साहब जो अपनी कामयाबी कोई राज कर कहते रहे KPK में, वो यही था कि उन्होंने कहा कि मैंने एक इंडिपेंडेंट पुलिस कर दी और मैंने अब पॉलिटिशियंस को कह दिया कि वो इंटरफेयर ना करें। और उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई KPK की पुलिस में इम्प्रूवमेंट आई। तो वो अगर ये मैं इनसे गुजारिश करूं कि एक मिल का मालिक भी जो होता है ना, वो भी अगर जो जनरल मैनेजर फैक्ट्री का होता है, अगर वो कामयाबी से चलाना चाहे अपनी फैक्ट्री, तो अपनी फैक्ट्री के अमले में इंटरफेयर नहीं करता कि उसने कहाँ किसको पोस्ट किया है, उसने किस मशीन पे किसको लगाया है और विंडो पे किसको बिठाया और धागा बनाने के लिए किसको रखा है, वो जनरल मैनेजर का काम छोड़ता है। और जो जिन ताजरों के बच्चे ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं वो नीचे वालों को पता ही नहीं होता कि मैंने जनरल मैनेजर की बात सुननी है कि मालिक की बात सुननी है। सरकार का भी बिल्कुल यही निज़ाम है। तो वो ये सियासतदान जो बिजनेसमैन सियासतदान ख़ासतौर पर होते हैं, अपने यहाँ तो वो इसी किस्म की बात करते हैं, मगर जब सरकार में आते हैं तो वो कहते हैं हमें हर किस्म की इंटरफेरेंस की ज़रूरत है क्योंकि हम इलेक्ट होके आए। तो ये तो बेसिक गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के उसूलों के ख़िलाफ़ है कि जिसको आपने ज़िम्मेदारी दी है फिर उससे आपने ज़िम्मेदारी लेनी है। अब उस ज़िम्मेदार बंदे को आप कितने फ्रीक्वेंटली बदलते रहते हैं। फ़ोन नहीं अटेंड किया, बदल दिया। आपने कहा कि जी किसी ने आपने कहा कि जी ये बिल्डिंग गिरा दो, उसने कहा कि जी नहीं गिर सकती, तो आपने हटा दिया, तो हालांकि उसने वजूहात बताई। तो फिर वो लोग कॉन्फिडेंस नहीं आता उस पर काम करने के लिए, वो कंफ्यूज रहते हैं और वो फिर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट शेल में चले जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा भाई नौकरी तो पक्की है तो इस वजह से कहीं और पोस्टिंग करा लो, आराम से बैठे रहो, फैसले मत करो, कोई ऐसी, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से यह तासुर हो कि अगर आपके फैसले गलत होंगे या कोई गलती सहवन हो जाएगी तो आपकी सरकार पीछे खड़ी होगी। अगर ये तासुर ना हो तो फिर कोई भी फैसला नहीं करेगा। साबिर, इसकी मिसाल मैं एक देती हूँ। तस्लीम साहब आप भी सुनिए। साबिर,
पिछले महीने सीएम पंजाब ने गुजरांवाला का दौरा किया, टीसी राय मंजूर को फारिग कर दिया। किस वजह भी यहाँ पे तो सफाई सुथराई नहीं है, उसको ओएसडी बना दिया। फिर टोबा टेक सिंह में अहमद खावर शहजाद को ओएसडी कर दिया। वजह जी यहाँ पे तो सफाई सुथराई नहीं है। आप कभी लाहौर में आकर देखें, सिवाय एक दो पॉश एरियाज के हर जगह गंदी गंद नजर आता है। ये ओएसडी करने वाले काम तो शहबाज शरीफ साहब किया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा गवर्नेंस तो बेहतर नहीं हो सकी। तो क्या ये तरीके होते हैं गवर्नेंस बेहतर करने के? जो काम ये कर रहे हैं, बुजदार साहब ने शुरू किया हुआ है, काम अच्छा नहीं लगा ओएसडी बना दो। ये दोनों तरफ चीज़ें चल रही हैं। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट चूँकि आई है और उसमें जो 2-3 वाक़यात हुए, जो डीपीओ पाकपतन का हुआ, उसमें तो आपको पता है एहसन जमील गुजर साहब का रोल नज़र आया था। इसी तरीके से गुजरांवाला में भी उन्हीं का रोल नज़र आया था और बुनियादी वजह वही बने थे शायद। तो ये चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरा काम है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, शायद उसकी में चेयरमैन नैब को भी फेडरल सेक्रेटरी से, ब्यूरोक्रेट से खिताब करना पड़ा कि कोई भी फाइल मूव नहीं हो रही, कोई एक्टिविटी उस तरह से मुतहर्रक तरीके से काम नहीं हो रहा है, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या मंसूबे हैं उन पे भी कोई उस तरह से एक्ट नहीं किया जा रहा ब्यूरोक्रेसी की तरफ से जिस तरह करना चाहिए था। तो उसमें ये जवाब बनाया गया कि अगर हमने कोई इस तरह का काम किया तो नैब जो है वो हमें पकड़ लेगी। ये तासुर भी दिया गया, और ख़ास तौर पे अहद चीमा साहब और फवाद हसन फवाद और दीगर अफसरान की गिरफ्तारी के बैकग्राउंड में, फवाद हसन फवाद की गिरफ्तारी के बैकग्राउंड में जब ये बात हुई तो उससे मज़ीद जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो ये समझते हैं कि अगर हमने कोई एक्टिव और एग्रेसिवली कोई पार्टिसिपेट किया और अगर सहवन भी कोई गलती हो गई तो फिर इसमें हम पकड़े जाएंगे। इसलिए चेयरमैन नैब को बाकायदा तौर पे खिताब करना पड़ा और उन्हें ये यकीन दहानी करना पड़ी कि जो काम सही होंगे, जो काम सही करने पड़ेंगे, सही होंगे, उस पर कोई पकड़ नहीं है। जो जाहिर है गलत होंगे तो उस पर पकड़ है। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं मौजूदा गवर्नमेंट में भी, और कुछ ज़ाती जो मामलात थे उसमें भी अफसरों को चेंज किया गया। लेकिन साथ ही साथ ये तासुर भी ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से दिया गया कि जनाब हमारे चूँकि एफिलिएशन पिछली गवर्नमेंट से थे, आपको याद होगा नसरुल्लाह दरेशक साहब के हल्के से यह मामला आया कि जी पटवारियों के ट्रांसफ़र का कहा जा रहा है, और उस पर एक पर्ची भी मंदिर आम पे लाई गई। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और अभी तक ब्यूरोक्रेसी में और मौजूदा गवर्नमेंट में ये टॉम एंड जेरी का खेल चल रहा है। अभी तक बहुत कम है कि कोई चीज़ें स्मूथ हुई हों। सही। हिलाली साहब, ब्यूरोक्रेसी के मामलात को बखूबी आप जानते हैं, बड़ा ज़बरदस्त आपका एक्सपीरियंस है इसमें। किस हद तक वाकई सियासी दबाव होता है ब्यूरोक्रेसी पर? अगर वो सियासी दबाव ना लें तो उन्हें खदशात बढ़ जाते हैं कि उनकी किसी ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जहाँ कोई कामकाज नहीं होगा, या बड़ी दूर उन्हें सज़ा के तौर पर भेज दिया जाएगा। किस हद तक प्रेशराइज किया जाता है ब्यूरोक्रेसी को? बहुत बहुत किया जाता है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नैब के चेयरमैन ने कहा है कि दिलेर रहो, ऑनेस्ट रहो, और कभी इलीगल ऑर्डर आए, ऐसे ऑर्डर आए, उनको ना कह दो। एक आदमी को आप रिक्रूट पॉलिटिशियन करता है, पोस्ट पॉलिटिशियन से करवाते हैं, प्रमोट पॉलिटिशियन करता है, और उसको नौकरी से भी पॉलिटिशियन निकालता है, और आप कहते हैं दिलेर हो जाओ। आई मीन ये सिस्टम इज ऑल पेक्यूलियर, इट्स पोल्यूटेड। ये इनको 50 साल में अभी तक ख्याल नहीं आया है। ये पता नहीं कितने लोग बैठे हुए हैं उसके इमरान खान के कैबिनेट में जो 600 पेज की किताब लिख रहे हैं और रिफॉर्म करने वाले हैं, कि उनको ये समझ नहीं आ रही है। एक छोटी सी बात है भाई, अगर तुम्हारी प्रमोशन, पोस्टिंग, रिक्रूटमेंट और नौकरी से निकालना पॉलिटिशियंस करेंगे तो सिविल सर्वेंट उनसे डरेगा। कोई पागल हैं जो नहीं डरते, तो वो यमन और नाइजीरिया पोस्ट हो जाते हैं, मगर अमूमन वो लोग डरेंगे उनसे, और उनका क्यों नहीं डरेंगे? तो अगर आप इस सर्विस को ठीक करना चाहते हैं, बड़ी सीधी बात है, बड़ा आसान बात है। गोरों ने तो आधा करके आपको दे दिया था। आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से रिक्रूटमेंट कराएं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हेड बना दें। आपको वो लोग मिलेंगे जो मेरिट पे आ रहे हैं। आप पोस्टिंग करवाना चाहते हैं, चलिए आप फेडरल सेक्रेटरीज को बुलाएं, एक बोर्ड बनाएं, उनसे आप इनको पोस्ट करवाएं। पॉलिटिशियन को कहें तुम इनको इस्तेमाल कर सकते हो, मगर तुम
पोस्ट नहीं कर सकते। प्रमोशन होना है, हाई कोर्ट जजेस को बिठाएं, एक बोर्ड ऑफ सिलेक्ट बोर्ड को बिठाएं, वो कर देंगे। और अगर निकालना हो तो उनके राइट्स इफेक्ट होते हैं तो फेडरल पब्लिक सर्विस ट्राइब्यूनल है, चीफ जस्टिस एक प्रोविंशियल कोर्ट का, उसको बनाए, वो करेगा। ये पॉलिटिशियंस को क्या जरूरत है भाई? मैं आपको बताता हूं, एक दफे एक आदमी आया, बड़ा नाम है उसका, सिविल सर्विस में बैठा हुआ था, कहने लगा मेरे खिलाफ मेरा मिनिस्टर हो गया है, वो मुझे तंग कर रहा है। मैं बीबी के साथ था उस वक्त, मैंने उस मिनिस्टर को उठा के फोन किया, मैंने कहा तुम उसको तंग क्यों कर रहे हो भाई? तो कहता है मैं क्यों नहीं करूं, मैं मिनिस्टर हूं। मैंने कहा तुम्हारे को मिनिस्टर इसलिए बनाया गया था कि तू लोगों को तंग करो और तुम अपने पावर्स बनाने के लिए? कहता है हाँ, अगर मैं चाहता हूं मैं करूंगा। मैंने कहा नहीं, तुम करो और देखो, मैं एक नोट लिखता हूं। कहने की बात यह है शाजिया कि ये लोग क्यों ऐसे, व्हाई डू दे पिट पीपल अगेंस्ट इट? नूरानी साहब को पूछें। नूरानी साहब, माजी में जो एक प्रैक्टिस चलती आ रही है कि सीएम ने अगर कोई फैसला करना है तो उस पर सिग्नेचर सीएम नहीं करता, जो सेक्रेटरी टू सीएम होता है, ब्यूरोक्रेसी के सिग्नेचर्स होते हैं। उस आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दिया हुआ है कि जब अगर सीएम कोई ऑर्डर करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, कोई इम्प्लीकेशन करना चाहते हैं तो उस पर सीएम के सिग्नेचर्स होंगे। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी और ज़्यादा डरी हुई है कि काम ये हमसे करवाते हैं, सिग्नेचर्स हम पर हमारे होते हैं, कल को कोई बात हो जाती है, ब्यूरोक्रेसी पकड़ी जाती है। तो आपको नहीं लगता है कि इस पर सख्ती से अब सुप्रीम कोर्ट को अमल दरामद करवाना चाहिए कि अगर सीएम ने कोई ऑर्डर करना है उस पर सिग्नेचर्स भी सीएम के होंगे? देखिए, वैसे तो ये ट्रेडिशनली चलता रहा है कि जो हाई ऑफिसर्स, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होते थे, वो खुद फाइल पे काम नहीं करते थे, मोस्ट ऑफ देम एक्सेप्ट भुट्टो साहब और एक दो बंदे ऐसे थे जो करते थे। तो ये एक वो, मगर ये कि वो उनकी इतनी मॉरल करेज होती थी और अफसरों को पता होता था कि अगर कोई मसला हुआ तो ये ओन अप करेगा कि मैंने फैसला किया था, कि मैंने उसको ऑर्डर दिया था। मगर अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि वो ओन अप नहीं करते और जो है ना, वो फंदा जो है वो अफसर के गले में आ जाता है और अफसर जो है मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। भी चंद दिन पहले मैं एक एडिशनल कमिश्नर के साथ बैठा था, तो वो कहने लगा कि मुझे ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कहा, वहाँ पर रेनोवेशन हो रही थी, तो मैं वहाँ गया और उन्होंने मुझे कहा कि जी ये तब्दील कर दो, ये बना दो, इसको इम्प्रूव कर दो। तो मैंने कहा कि जी मैं तो नहीं कर सकता। तो उसने कहा भाई क्यों नहीं कर सकते? उसने कहा जी आपकी वजह से नहीं कर सकता। उसने कहा जी कि मैं अगर ये जो रूल्स के मुताबिक, जो बिल्कुल स्कीम के मुताबिक है, इसमें अगर मैं, हालांकि पहले अफसर कर लिया करते थे, अपना रिस्क ले लिया करते थे, अगर उनको मौके पर नजर आता था कि भाई ये चीज़ जो है ये दुरुस्त नहीं बनी, इसको दुरुस्त कर लें, बाद में एक्सपोज फैक्टो सैंक्शन होती है, वो ले लिया करते थे। और अफसर और क्लर्क में फ़र्क यही होता था कि क्लर्क जो है वो तो जो उसने मतलब है कि सिस्टम में है, उसमें अफसर जो है वो थोड़ा सा मसले को हल करने की कोशिश किया करता था। तो ये उसने कहा कि जी तो आपकी वजह से, उसने कहा कि जी कल को ये मैं अगर कर दिया ना, तो कल को अगर नैब ने या एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने केस बनाया कि जनाब आपने ये किया और आपने ये 1 करोड़ की बजाय 1.25 करोड़ का सैंक्शन कर दिया, तो उसके बाद जो मुझे आपके सामने जब अदालत में लाएंगे ना, तो आप मुझे पहचानेंगे भी नहीं। तो इस वजह से मैं जो है आपको मैं साफ साफ कहता हूं कि मैं नहीं कर सकता, या तो आप लिख के दे दें जो कि मैं फाइल पे लगा लूंगा और वो भी जो रूल्स के मुताबिक होगा वो कर देंगे। तो मसमसाज में जो सरकारी अफसर हैं वो ये हैं कि जो अफसर वो अच्छा समझा जाता था जो इनिशिएटिव लेता था, जो मौके पर डिसीजंस करता था, जो थोड़ा सा रिस्की डिसीजंस भी करता था, और वो अगर कहीं गलत हो जाते थे, कहीं अदालत में चला जाता था, तो सरकार उसके पीछे खड़ी होती थी। अब अगर तासुर ये है कि जैसे पहले डिप्टी कमिश्नर ने 2 ने ये जो उन्होंने जिक्र किया कि पटवारियों के पोस्टिंग के खिलाफ उन्होंने बात की, तो वो बजाय ये कि उन्होंने तकरीर वज़ीर आज़म ने आते ही की थी, तो बजाय कि उनको धारस देते और उनको कहते कि भाई ठीक है हम आपके साथ हैं, बेशक उन्होंने कोई गलती कर दी कि उन्होंने कॉपियाँ उस अपनी पिटीशन की ज़्यादा बंदों को भेज दी, तो वो उनको बहुत ठापें पड़ी और उनका पता नहीं शो कॉज नोटिस उनके खिलाफ हो गया। तो इसी तरह बाकी जो तबादले वगैरह हुए, तो तासुर ये नहीं है कि सरकार हमारे साथ खड़ी होगी अगर उन्होंने हमें पोस्ट किया है और हम उनके
अगर स्टेट के इंटरेस्ट में हम काम कर रहे हैं तो हमारे साथ सरकार अब तो खड़ी तासुर होगी। तस्नीम तो साहब जब ये तक बन गया है कि तासुर- जिसने 10 साल नून लीग के साथ काम किया, अब तहरीक इंसाफ को यही तो मसला है, उनको यही तो लगता है कि इनकी सारी वफादारियां नून लीग के साथ है। अब तो तासुर ये बन गया है कि जिस ब्यूरोक्रेसी ने 10 साल किसी हुकूमत के साथ काम कर लिया वो अगली के साथ चल ही नहीं सकती। अब मसला ये है। नहीं, मगर देखिए इन्होंने एक्सेप्शंस भी किए हैं। मतलब चेयरमैन एफबीआर जो है, ये देखिए ना, चेयरमैन एफबीआर हैं वो उन्होंने लगाए हैं और बहुत सारे और उन्होंने अच्छे 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 फैसले किए हैं। उन्होंने अच्छे फैसले किए हैं कि उन्होंने अपने जो पीएमएलएन के जो बंदे हैं उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जी हम विक्टिमाइज नहीं करते और इनको कई दफा ये तय किया कि सरकारी अफसर तो घर से नौकरी करने आया है। बिल्कुल सही। वो अगर एक पार्टी तो आउट ऑफ रियासत का मुलाजिम पावर है से ना, चली गई है, ये बात समझने की हाँ, जरूरत है। और उसमें चंद अफसर ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को ऑफर करते हैं और सियासतदानों के साथ नत्थी हो जाते हैं और अपनी प्रमोशंस के लिए जरूरत से ज्यादा वो लॉयल्टी शो करते हैं। चंद हैं ऐसे, मगर ये कि इस वो बाकी 95% लोग जो हैं उनको वो आप ताना ना दें। वो बाकी 95% लोग जो हैं वो तो मेरिट पे काम करना चाहते हैं, वो एक अपना नाम बनाना चाहते हैं, वो अपनी इज्जत कमाना चाहते हैं, वो एक एक अच्छे अल्फाज से अपनी इलाके में चाहते हैं कि उनको लोग याद करें। अगर उनको ये खतरा हुआ कि यार मुझे अगर इन्होंने टीवी पे मेरी फोटो चला दी, उन्होंने अगर नैब में किसी ने दरखास्त दी तो जो है ना नैब का इंस्पेक्टर मुझे बुला लेगा, वो ठीक है प्रिलिमिनरी होगा या जो भी होगा, इन्वेस्टिगेशन स्टेज से पहले भी होगा, तो वो तो इज्जत तो एक बड़ी छोटी सी चीज है ना। वो तो कन्विक्शन तो हाँ यहाँ हमारे मुल्क में कभी शाज़ नाज़िर ही होती है। वो तो एलिगेशंस और ये इसी खेल में सारी इज्जत जो है वो बट जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। ये चीजें जब तक इनका ख्याल नहीं करेंगे, जब तक ये चीज जो है वो संभलेगी नहीं। साबिर कुछ कह रहे थे जनाब साबिर? देखिए बात यह कि ये तो बात नूरानी साहब एक बहुत काबिल एहतराम, इनको कभी किसी ने इस तरह से याद नहीं किया, कभी इन पे उंगली नहीं उठी। जो अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं उन पे कभी उंगलियां नहीं उठती, वो खा पीपल्स पार्टी के साथ रहें या मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट में काम करते रहें या पीटीआई के साथ, क्योंकि पीपल्स पार्टी का दौर जो है वो वर्स्ट समझा जाता है। लेकिन उसमें भी जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो काम वो करते थे, सही काम करने वाले, कभी किसी ने नहीं पूछा। और यही चीज़ अब है। लेकिन अब मसला यह है कि फवाद हसन फवाद और अहद चीमा 2 ब्यूरोक्रेट पकड़े गए। उनके नीचे जो उनके ताने बाने जिनसे मिलते हैं या जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, वो ये सारा ये परसेप्शन बाकायदा क्रिएट किया जाता है जो कि तासुर गलत है। जो अच्छे अफसर आज भी जो काम कर रहे हैं उनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठ रही, वो काम कर रहे हैं और कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई हरासमेंट नहीं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग आ जाते हैं दरमियान में, वो फिर इस माहौल को ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नेंस भी ख़राब होती है, ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात भी ख़राब होते हैं। मेरा ख्याल है जो ईमानदार अफसर हैं, जो दयानतदार हैं, वो काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन एक और मसला है ना इलाली साहब, पंजाब में जो बड़ी शिकायतें आ रही है ना, बहुत से ब्यूरोक्रेट शिकायतें करते हैं कि जो सियासतदान है, जो वजीर है ना, वो दबाव डालते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, पोस्टिंग्स करने के लिए, भर्तियां कराने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सारी शिकायतें मीडिया के नॉलेज में हो सकती हैं, हम लोगों के नॉलेज में हो सकती हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं पता कि उनके वज़रा करते क्या फिर रहे हैं? बिल्कुल पता है उनको, और वो करते इसलिए नहीं है कि उनको अच्छा लगता है। ख़ास तौर एक आदमी नवाज शरीफ की तरह कोई आदमी, उसको तो खुशामती लोग पसंद करते थे। आपको जो सुना होगा वो जब इंटरव्यू कर रहा था एक सेक्रेटरी के, ये इशरत हुसैन जो इस वक्त बैठा हुआ है कैबिनेट में, उसको नवाज शरीफ ने बुलाया था इंटरव्यू करने के लिए, फाइनेंस सेक्रेटरी बनाने के लिए चंद साल पहले। तो उसने, इशरत हुसैन ने उसे कहा कि सर मैं आपको कहना चाहिए कि अगर आपसे मेरा ऑर्डर कोई डिसएग्रीमेंट हो तो फिर मैं आपको कहूंगा कि ये ऑर्डर मुनासिब नहीं है और मैं आपसे डिसएग्री होता हूं। तो नवाज शरीफ का जवाब ये था कि तो फिर तुम्हारे को मैं निकाल दूंगा सर्विस से। आप क्या समझती हैं ये जो पॉलिटिशियंस हैं? आपको मैं एक चीज पूछना चाहता हूं ना, ये सब बातें हो रही हैं, कुछ लोग हैं, कुछ ये नहीं है, ज्यादातर ये 2015 में ऑर्डर्स आए थे कि 2015 के प्रमोशंस जो हुए थे वो गलत था, कोर्ट ऑर्डर था कि इसको रिवाइज करो, आज तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? वो लोग जो बैठे हुए हैं, जो उन्होंने पहले गलती की थी, वो अभी तक इधर ही बैठे हुए हैं। सही।
देखिए लेट्स आप मेहरबानी से कुछ खुदा के लिए सिविल सर्वेंट्स के पास क्या उनके पास विसल ब्लोइंग है क्या? अगर एक प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा ये करो और वो गलत है, मैं चीफ जस्टिस के पास जाके कह सकता हूँ देखो देखो इलीगल ऑर्डर है, जैसे विसल ब्लोइंग मैं विसल ब्लो कर सकता हूँ क्या? मैं जाके कह सकता हूँ यूनियन है मेरा, कोई मेरा कलेक्टिव बार्गेनिंग है, मैं कॉन्डक्ट ऑफ हिलाली साहब, चूंकि आप रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन शिकायतें अभी भी आपकी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया हिलाली साहब आपका। साबिर शाकिर हमारे साथ थे, तस्नीम नूरानी साहब हमारे साथ थे। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।